नज़र में तो सभी लोग यही सोचते हैं कि आखिर इस पत्थर को संग्रहालय में क्यों रखा गया है। क्या यह कोई खास पत्थर है या इसका संबंध किसी खास स्थान से है। ऐसे ही कई तरह के विचार मन में आते हैं, पर इस पत्थर के संग्रहालय तक पहुंचने की कहानी बड़ी ही दिलचस्प है। इस पत्थर पर बड़े बड़े शब्दों में उकेरा गया है कि 23 दिसंबर 1902 के दिन गुलाम मोहम्मद बख्श इसे लेकर कुछ दूर तक चले थे। एक आदमी 1200 किलो के पत्थर को अकेले उठाकर चला। ये बात बेशक हैरान करने वाली है, पर अगर आपको ये पता हो कि ये गुलाम मोहम्मद बख्श वास्तव में कौन था, तो फिर आपका सारा संदेह दूर हो जाएगा। गुलाम मोहम्मद बख्श उर्फ गामा पहलवान, जी हाँ, वही गामा पहलवान जिसने कुश्ती में न सिर्फ रुस्तम हिंद बल्कि रुस्तम जहां का खिताब भी हासिल किया था। वही गामा पहलवान जिसके दम पर आज भी भारत को कुश्ती में विश्व विजेता कहलाने का मुकाम हासिल है। गामा पहलवान का जन्म 22 मई 1878 को अमृतसर में हुआ था। उनके पिता, चाचा व ताऊ सभी पहलवान थे। उन्होंने बचपन से ही घर में पहलवानी के गुण सीखे। पहलवानी न सिर्फ उनके खून में थी बल्कि परवरिश में भी थी। तभी तो 5 वर्ष की उम्र में पिता का साया सिर से उठने के बावजूद कुश्ती और अखाड़े से उनका रिश्ता नहीं टूटा। उनके पिता के देहांत के बाद मध्य प्रदेश के दतिया के राजा भवानी सिंह ने गामा को अपने संरक्षण में ले लिया। उन्होंने ही गामा के खाने पीने, कसरत, वर्जिश इत्यादि की जिम्मेदारी ली। वैसे तो दूसरे पहलवानों की तुलना में गामा का कद छोटा था, पर उनके हौसले और हर एक दांव पेच पर उनकी समझ बड़े बड़े पहलवानों को चित्त कर देती थी। मात्र 12 साल की उम्र में ही उन्होंने साबित कर दिया था कि यह पहलवान आगे चलकर यकीनन कुछ अलग करेगा। साल 1890 में जोधपुर के महाराजा ने देश भर के पहलवानों के लिए एक प्रतियोगिता आयोजित की, जिसमें पहलवानों को अपनी कसरत, वर्जिश और कुश्ती की एक झलक दिखानी थी, ताकि राजा साहब सबसे ताकतवर पहलवान चुन पाएं। देश भर से करीब 400 पहलवान आए, जिन्हें अपने दमखम से महाराज की शाबाशी जीतनी थी। एक से एक मुश्किल कसरत करनी थी, आसन करने थे और एक दूसरे से कुश्ती भी लड़नी थी। जो ये नहीं कर पाता वो खेल से बाहर हो जाता। बाकी पहलवान गामा से उम्र और लंबाई में काफी बड़े थे, फिर भी गामा इस मुकाबले के अंतिम 15 पहलवानों में टिके रहे। एक 12 साल का लड़का 400 पहलवानों की भीड़ में आखिरी 15 पहलवानों में अपना नाम बना गया। इस बात ने राजा को बहुत प्रभावित किया और उन्होंने गामा को इस प्रतियोगिता का विजेता चुन लिया। बस फिर क्या था, गामा के नाम के चर्चे पूरे देश में हो गए। इसके बाद कभी गामा ने पलट कर नहीं देखा। 19 साल का होते होते गामा ने देश के कई नामचीन पहलवानों को पटकनी दे दी थी और फिर बारी आई रुस्तम हिंद रहीम बख्श सुल्तानी वाला से लड़ने की। पंजाब के गुजरांवाले में रहने वाले रहीम बख्श सुल्तानी वाला की लंबाई गामा से 2 फीट ज्यादा थी और तब तक कोई भी रहीम बख्श को हरा नहीं सका था। लाहौर में दोनों के बीच कुश्ती का दंगल रखा गया। कहते हैं कि सारा लाहौर उस दिन सिर्फ ये दंगल देखने मैदान में टूट पड़ा था। तकरीबन 7 फुट ऊंचे रहीम के सामने 5 फुट 7 इंच के गामा बिल्कुल बच्चे लग रहे थे। सबने यही सोचा था कि थोड़ी देर में ही रहीम गामा को चित्त कर देंगे। घंटों लोग चिल्लाते रहे, कभी रहीम पर तो कभी गामा पर सट्टा लगता रहा। भाव बढ़ते घटते रहे और अंत में नतीजा कुछ और ही निकला। ना कोई हारा और ना कोई जीता। ये खेल बराबरी पर खत्म हुआ, पर इस मुकाबले के बाद गामा हिंदुस्तान भर में मशहूर हो गए। गामा ने 1898 से लेकर 1907 के बीच दतिया के गुलाम मोहिउद्दीन, भोपाल के प्रताप सिंह, इंदौर के अली बाबा सेन और मुल्तान के हसन बख्श जैसे नामी पहलवानों को लगातार हराया। 1910 में एक बार फिर गामा का सामना रुस्तम हिंद रहीम बख्श सुल्तानी वाला से हुआ और एक बार फिर मैच ड्रॉ रहा। अब गामा देश के अकेले ऐसे पहलवान बन चुके थे जिसे कोई हरा नहीं पाया था। देश को फतेह कर ये पहलवान दुनिया को फतेह करने निकला और 1910 में हो रही चैंपियंस ऑफ चैंपियंस नाम की कुश्ती प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए पहुंच गया। लेकिन खेल के नियमों के अनुसार गामा की लंबाई कम होने के कारण उन्हें इस प्रतियोगिता में भाग लेने नहीं दिया गया। बस फिर क्या था, गामा का माथा फिर गया और उन्होंने एक एक करके टूर्नामेंट में आए सभी पहलवानों को चुनौती दे डाली कि अगर कोई भी उन्हें हरा दे तो वे खुद अपनी जेब से जीतने वाले को 5 पाउंड का इनाम देंगे और हिंदुस्तान लौट जाएंगे। सबसे पहले उनसे एक अमेरिकी पहलवान मुकाबला करने आया, पर अमेरिकी चैंपियन बेंजामिन रोलर को उन्होंने सिर्फ 1 मिनट 40 सेकंड में ही चित्त कर दिया। फिर अगले ही दिन गामा ने दुनिया भर से आए 12 पहलवानों को मिनटों में हराकर तहलका मचा दिया। आयोजकों को हारकर गामा को दंगल में एंट्री देनी पड़ी।
फिर आया 10 सितंबर 1910 का वो दिन जब जॉन बुल प्रतियोगिता में गामा के सामने विश्व विजेता पोलैंड के स्टैनिस्लॉस जबियश्को थे, पर उन्हें भी गामा ने पहले ही राउंड में 1 मिनट में ही पटखनी दे दी। अगले 2.5 घंटे तक यह मुकाबला चलता रहा, लेकिन कोई नतीजा ना निकला और मैच ड्रॉ हो गया। पर एक विजेता तो चाहिए था, इसलिए 1 हफ्ते बाद फिर से कुश्ती रखी गई। 17 सितंबर 1910 को जबियश्को लड़ने ही नहीं आए और गामा को विजेता मान लिया गया। इस तरह गामा वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बनने वाले भारत के पहले पहलवान बन गए। यह खिताब रुस्तम जहां के बराबर था। 1911 में गामा का सामना फिर रहीम से हुआ। इस बार रहीम को गामा ने चित कर दिया। इसके बाद 1929 में गामा ने आखिरी प्रोफेशनल फाइट लड़ी। उन्होंने कुश्ती को कभी अलविदा तो नहीं कहा, पर इसके बाद उन्हें कभी कोई प्रतिद्वंदी ही नहीं मिला जिससे वे लड़ सकें। औपचारिक तौर पर उन्होंने साल 1952 में कुश्ती से विदाई ली। 50 साल के करियर में कोई भी गामा पहलवान को नहीं हरा पाया। गामा सिर्फ पहलवानी में ही नहीं बल्कि इंसानियत में भी सबसे ऊपर थे। साल 1947 में बंटवारे का कहर देश पर टूटा था। उस समय गामा अमृतसर से लाहौर की मोहिनी गली में बस गए थे। बंटवारे ने हिंदू मुसलमानों के बीच बड़ी दीवार खड़ी कर दी थी। गली में रहने वाले हिंदुओं की जान खतरे में थी, पर जब गामा के अपने कौम के लोग हिंदू परिवारों का खून बहाने के लिए आगे बढ़े तो रुस्तम जहां गामा उनके सामने दीवार बनकर खड़े हो गए। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने खर्चे पर सभी हिंदुओं को सही सलामत हिंदुस्तान भी भिजवाया। गामा ने अपने जीवन के अंतिम कुछ साल पाकिस्तान में गुजारे, पर फिर भी हिंदुस्तान के लिए उनकी और उनके लिए हिंदुस्तान की मोहब्बत कभी कम न हुई। बिरला परिवार की तरफ से हर महीने उनके लिए मासिक पेंशन जाती थी। बताया जाता है कि JRD टाटा भी उनके लिए पैसे भेजते थे। उन्होंने अपने जीवन में दूसरों को प्रेम और सम्मान दिया और अपने आखिरी पलों तक वही पाया। अपराजित गामा को कभी भी अपनी सफलताओं का घमंड नहीं हुआ, बल्कि जब एक इंटरव्यू के दौरान उनसे पूछा गया कि उनके लिए सबसे तगड़ा प्रतिद्वंदी कौन रहा था, गामा ने रहीम सुल्तानी वाला का ही जिक्र किया था और कहा, हमारे खेल में अपने से बड़े और ज्यादा काबिल खिलाड़ी को गुरु माना जाता है। मैंने उन्हें 2 बार हराया जरूर है, पर दोनों मुकाबलों के बाद उनके पैरों की धूल अपने माथे से लगाना नहीं भूला। 23 मई 1960 को इस महान पहलवान ने दुनिया से विदाई ली, पर आज भी जब गामा पहलवान का जिक्र होता है तो उन्हें जानने वाले भारतीयों की आंखों में एक अलग ही चमक आ जाती है। 20वीं सदी के सबसे प्रभावशाली मार्शल आर्ट्स कलाकार ब्रूस ली भी गामा पहलवान के प्रशंसक रहे। उन्होंने खास तौर पर गामा पहलवान के नियमों को अपने जीवन का हिस्सा बनाया था। आज भी पटियाला के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स म्यूजियम में आपको गामा पहलवान द्वारा कसरत के लिए इस्तेमाल की जाने वाली चीजें देखने को मिल जाएंगी। शायद अब गामा पहलवान केवल एक इतिहास है, पर इस प्रेरक इतिहास की कहानी से कई पहलवानों ने अपने भविष्य को संवारा है और आगे भी संवारते रहेंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और हमारे चैनल हिस्टोरिक हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद।